ये कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़के की जो कि इतना ज़्यादा वीक था कि उसके सामने उसके माता पिता को मार दिया जाता है और उसी गुस्से से उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर सौर सरर बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम हमें जन और छोटे भाई का नाम हमें काचन बताया जाता है। और उन दोनों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले गॉड्स और डीमंस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहां डीमन लॉर्ड गॉड्स को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी वहां पर गॉड्स का गार्डियन आता है जो कि अकेले ही डीमंस के लिए काफ़ी था। हालांकि बहुत सारे डीमंस को हराने के बाद उस गॉड को धोखे से मार दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले गार्डियन ने सारे स्ट्रॉन्ग डीमंस को सील कर दिया था। और आखिर में हमें यह बताया जाता है कि गार्डियन के मरने के बाद उसके बॉडी 72 क्रोएशियाई कुने पीसेस हो गए थे, जो कि इसी दुनिया में अलग अलग जगह पर फैल गए हैं। वहीं पर हम जेंग और काचिन को देखते हैं जिनका घर टूट के गिरने वाला था। वो दोनों ही दौड़ते हुए घर से बाहर आते हैं और बाहर आते साथ ही उनका घर मिट्टी में मिल जाता है। अगले सीन में हम जेंग और काचिन के फादर को देखते हैं जिनका नाम गोंग होता है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन से लड़ रहा होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिस वजह से गोंग उससे लड़ नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरीके से पिटता है। हालांकि जैसे ही वो डीमन बच्चों के ऊपर हमला करने वाला था तो गोंग उन्हें बचा लेता है। और जब बहुत बार हमला करने के बाद भी उस डीमन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब गोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक मैजिक करता है और उसके मदद से वह उस डीमन को एक जगह रोकने के लिए कामयाब रहता है। हालांकि गोंग को भी पता होता है कि उसका ये मैजिक ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा और इसके बाद ही गोंग अपने बच्चों को लेके वहां से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागता है और रास्ते में वह जेंग से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मॉन्स्टर को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेरा सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक यानी कि 5 फिंगर प्रजनन भी इसको नहीं रोक पाया। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोंग अपने बच्चों को लेकर एक सीक्रेट केव में आया था, जहां गोंग अपने हैंड साइंस के मदद से 2 स्वर्ड्स को निकालता है। और इसके बाद जैसे ही गोंग और जेंग मिलके 2 स्वर्ड्स को निकालते हैं, तब उसके अंदर से एक गोल्डन बॉक्स बाहर आता है और तब गोंग उस गोल्डन बॉक्स को जेंग को देते हुए कहता है, बेटा जेंग, मैं तुम्हें आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। जब काचन बड़ा हो जाएगा तो ये गोल्डन बॉक्स उसको दे देना और इस बॉक्स को बहुत ही संभाल के रखना, क्योंकि ये हजारों साल पुराना एक ट्रेजर है। लेकिन तभी अचानक से पूरी ज़मीन हिलने लगती है और इसका मतलब यह है कि डीमन फिर से आज़ाद हो चुका है। अब इसके बाद ही गोंग और उसके बच्चे भागते हुए एक केव के अंदर आते हैं। हालांकि गोंग ने उस केव के एंट्रेंस पर एक बैरियर को लगाया था। वहीं पर केव के अंदर हम एक पतला सा रास्ता देखते हैं और उस पतले से रास्ते के नीचे बहुत सारा लावा था। उनके आगे जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था और तभी अचानक से वो डीमन बैरियर को तोड़ते हुए गोंग को पकड़ लेता है। लेकिन अपनी आखिरी ताकत यूज करते हुए गोंग उस डीमन को अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है और अब फाइनली गोंग उस डीमन को लावा के अंदर भेज देता है, जिससे कि भले ही वो डीमन मारा जाता है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर मुसीबत बंद नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि एक फीमेल डीमन पीछे से आके गोंग के शरीर के अंदर से अपना हाथ को आर पार कर देती है। यह देखकर जेंग और काचन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि गोंग एक आखिरी टाइम के लिए मैजिक का यूज़ करते हुए उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है और उन दोनों को ही टेलीपोर्ट करते हुए एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। अब इसके बाद ही हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जेंग और काचन बहुत ही बड़े हो चुके थे। जहां हम जेंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था और काचन एक लीजर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था, क्योंकि वो लोग एक मिशन पे जा रहे थे। कुछ टाइम बाद हमें एक टकला सा प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक अबंडेंट टेम्पल पे आया था और तब वो ब्रस्ट एक आदमी से कहता है, इस टेम्पल पे एक बहुत ही खतरनाक डीमन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। और यह सुन के उस आदमी की फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। हालांकि इसके बाद ही जेंग और काचिन यहाँ पर आते हैं और उस टकले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये टकला कोई प्रीस्ट नहीं है, ये बस एक फजी है जो कि लोगों से पैसा लूटता है। अब इसके बाद ही हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधा हुआ था और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने काचन और जेंग को देखता है
हालांकि उसे अंदाज़ा था कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये है क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से खोलो, मुझे उस डीमन को मारना होगा। लेकिन यह सुन के जेंग उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, अबे टकले, अब यह मान ले कि तू झूठ बोलता है। और तब डरते हुए वो प्रस्ट कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं सभी को पैसा भी लौटा दूंगा। अब इसके बाद ही हमारा सीन चेंज होता है और हम एक घर में देखते हैं जहाँ हमें बताया जाता है कि आज कांचन का एडल्ट सेरेमनी है। यानी कि आज के बाद कांचन भी एक सोसर बन जाएगा। और जैसे ही उसकी सेरेमनी चालू होती है तो उसके चारों तरफ एक गोल्डन ओरब बन जाता है। और कुछ ही देर में जैसे ही ये सारी चीज़ गायब होती है तो जेंग कहता है, छोटे भाई, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि तुम फाइनली एक सोर बन चुके हो और मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बनोगे। हालांकि तब काचन कहता है, बड़े भाई, मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा। क्या सच में मैं कभी एक डीमन हंटर बन भी पाऊंगा? चिंता मत करो काचन, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी है और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बन सकते हो। अब इसके बाद ही जेंग काचन को वही गोल्डन बॉक्स दे देता है और ये वही गोल्डन बॉक्स है जो कि इनके पापा ने इन्हें दी थी। और जैसे ही काचन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा रड निकलता है। हालांकि काचन को समझ नहीं आता कि आखिर इस रोड से उसे क्या करना है। तब जैंग कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या है। हालांकि जो भी है ये हमारे पापा ने हमें दिया है। अगर ये कोई काम का ना भी हो तो भी इस दुनिया में ये मेरे लिए काफ़ी कीमती है। तभी अचानक से हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए उनके पास आता है और वो जेंग से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मुझे बहुत ही खतरनाक डीमंस ने हमारे शहर के ऊपर हमला कर दिया है और मेरे घर में काफ़ी सारे लोग लापता है। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे कि मैं मदद मांग सकूं। और तभी जेंग को उस आदमी के थैले के अंदर से एक बेल मिलता है और इस बेल को उन्होंने उस डीमन लेडी के पास भी देखा था जिन्होंने उसके फादर को मारा है। और ये जानने के बाद ही वो दोनों ही निकल जाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब जेंग और काचिन उसी बूढ़े आदमी के गांव में पहुंच चुके थे जहां पर डीमंस मौजूद है। हालांकि इस गांव में काफी ज्यादा फग था, जिस वजह से काचिन जेंग से अलग हो जाता है और उसी वक्त जेंग के सामने एक कैट डीमन आ जाती है। हालांकि उस डीमन को जेंग देखते हुए कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो लेडी डीमन कहाँ पर है जिसका ये बेल है। हालांकि कैट डीमन कुछ भी ना सुनते हुए जेंग के ऊपर हमला कर देती है। जेंग कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही मंजूर है तो यही सही। और इसके बाद ही जेंग अपने स्वर्ड की मदद से एक ऐसा हमला करता है जिससे कि कैट डीमन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तब उस बेल के बारे में जिंड फिर से कैट डीमन से पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये बेल किसका है। तब जिंग कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो आखिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने। और यह कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक बार हारने के बाद वो कैट डीमन फिर से जेंग के ऊपर हमला करता है, पर जेंग को इसका एहसास हो जाता है और वो दोनों ही स्वर्ड्स की मदद से उसको मार डालता है। लेकिन वो कैट डीमन मरने से पहले कहती है, तुमने भले ही मुझे मार दिया, लेकिन मेरा बड़ा भाई तुम्हारे भाई को जरूर से मारेगा। वहीं पर दूसरी तरफ काचन के ऊपर कैट डीमन का भाई हमला कर देता है और उसके एक हमले से ही काचन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा था। लेकिन तभी काचन के पास एक लकड़ी थी जिसको कि उठाते हुए वो अपनी स्वर्ड बना लेता है। इतने में डीमन कहता है कि तुम्हारे लड़ने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही पहले मारा गया होगा। लेकिन तब काचन कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता ही क्या है। यह सुनकर कैट डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जैसे कमजोर की मेरे सामने खड़े रहने की कोई औकात नहीं। और इतने में ही जेंग भी वहां पर आ चुका था जो ऊपर से काचन को देख रहा था। और तभी काचन के ऊपर वो कैट डीमन हमला करता है। लेकिन तभी काचन के गले में मौजूद वो छोटा सा रड जो कि उसे मिला था वो अचानक से एक होली वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा वेपन बन चुका था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। और उसी वक्त हम एक डीमन को देखते हैं जो कि कहता है, तो इतने सालों बाद फाइनली अवेकन हो चुका है। वहीं पर हम जेंग को देखते हैं
जो कि अपने छोटे भाई के इन पावर्स को देखकर काफ़ी हैरान था। वहीं पर काचन के इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी वह कैट डीमन अभी तक जिंदा होता है और इतने में काचन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद ही जेंग नीचे आता है और उस बेल के बारे में डीमन से पूछता है। पहले तो वो डीमन कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैसे ही जेंग उस बेल को रिंग करता है तब वो कैट हिप्नोटाइज होते हुए कहता है, मुझे ये रिंग सुमेरे नाम के एक डीमन ने दिया था। तब जेंग पूछता है कि आखिर ये सुमेरे कौन है। तब कैट डीमन कहता है कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और आखिर में हमें यह पता चलता है कि सुमी रेसोल फ्रेगमेंट नाम के एक चीज को हासिल करना चाहती है, और क्योंकि कैट डीमन ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, जिस वजह से वो बेल अचानक से कैट डीमन के मुंह के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो कैट डीमन एक टाइम बम की तरह ब्लास्ट होता है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है कि काचिन को होश आता है और वहीं पर जिंग भी था। काचिन के होश में आने के बाद जिंग कहता है कि तुम्हारी पहली लड़ाई काफी ज्यादा अच्छी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि काचिन के पास मौजूद होले वेपन फिर से छोटा हो जाता है। तब काचिन जिंग के पास जाता है और कहता है, भैया सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आखिर इस वेपन को मैं बड़ा कैसे करूं। लेकिन दूसरी तरफ जेंग कैट डीमन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सोल फ्रेगमेंट क्या है। लेकिन तभी अचानक से काचन और जेंग के पीछे दो अननोन पर्सन आ जाते हैं, जो कि आने के बाद काचन के पास से उस होली वेपन को लेने की बात कर रहे थे, और इतने में जेंग भी अपने स्वर्ण को बाहर निकाल लेता है। हालांकि इस वक्त जेंग की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। कल की फाइट की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड था, और तभी सामने खड़ी हुई लड़की कहती है, हम तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो शजन आयरन दे दो। उस लड़की का मतलब यहाँ मौजूद काचिन के पास होली वेपन से था। लेकिन तब जेंग कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह होली वेपन, यानी कि यही सजन आयरन मेरे पास नहीं जाने वाली। हालांकि इसके बाद जेंग हमला करता है, लेकिन उसके हमले को वो लड़की काफी आसानी से डज कर लेती, और शायद से वो जेंग का अटैक इसलिए डज कर पाई क्योंकि जेंग अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और तभी वह दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने वाले थे, लेकिन इतने में उसका दूसरा साथी बीच में आकर कहता है, रुक जाओ, हम दोनों यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। और ये कहते हुए वह एक मैजिक की मदद से जेंग को पूरी तरीके से हील कर देता है। अब ये देखने के बाद जेंग शांत होता है और उसके बाद पूछता है, तो अगर तुम लोग हमसे लड़ने नहीं आए तो मुझे ये बताओ कि आखिर ये होली वेपन तुम्हें क्यों चाहिए। इतने में वो लड़की कहती है कि इस होली वेपन का नाम शजन आयन है, और जब से शजन आयन का जन्म हुआ है तब से वो हमें बिलोंग करता है। और इसके बाद ही दूसरा टीममेट कहता है कि यह वेपन एक बहुत ही स्ट्रांग वेपन है, जो कि ऑफिशियली गॉड ऑफ वॉर को बिलोंग करता है। तब जेंग पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तब वो लड़का कहता है कि मुझे माफ करना, हमने तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो, जहां तक मेरी बात है तो मेरा नाम सारो है और इस लड़की का नाम जय है, और हम दोनों फेरी क्लैन से बिलोंग करते हैं। और यह सब कहते हुए वो लड़की अपना मास्क उतार देती है। अब उसका शक्ल देखते हुए नहीं पता क्यों, लेकिन ये दोनों ही भाई काफी खुश हो रहे थे। तब सारो इस स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, बहुत सालों पहले जब डीमंस और गॉड्स की लड़ाई हुई थी तब गॉड्स के गार्डियन को धोखे से मार दिया गया था, और उस गार्डियन के मरने के बाद उसके 72 पीसेस हो गए थे, जो कि इस दुनिया में अलग अलग जगह पे फैल गए हैं। और अगर गॉड्स को हमें वापस से जिंदा करना है तो हमें उन 72 पीसेस को फिर से एक जगह लाना होगा, और उस 72 पीसेस को एक जगह लाने के लिए इस शजन आयन की जरूरत है, क्योंकि शजन आयन उस गॉड गार्डियन का ही खुद का वेपन था। अब इस कहानी को बहुत ही अच्छे से सुनने के बाद जेंग कहता है, देखो, तुम्हारी कहानी मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन आखिर मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। सारो कहता है कि जेंग, तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इतने सालों से यह डिवाइन वेपन यानी कि यह शजन आयन सो रहा था, और गॉड ऑफ वॉर के हिसाब से जब भी ये शजन आयन एक्टिवेट होता है तो उसका ओरा बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ तक उसका इम्पैक्ट हेवन और हेल्थ तक भी जाता है। यानी कि जब कल ये शजन आयन एक्टिवेट हुआ था तो डीमंस और गॉड्स सभी को पता चल चुका है कि शजन आयन एक्टिवेट हो चुका है, और अगर ये शजन आयन कोई गलत हाथों में चला गया तो डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो सकता है, और अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी,
और तब इस दुनिया को बचाने के लिए कोई गॉड भी नहीं बचेगा। मगर इतना कुछ सुनने के बाद भी जिंग कहता है, देख भाई, मुझे तेरे बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं आ रहा। इतने में जू कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अगर गलती से भी डीमन लॉर्ड पहले आज़ाद हो गया तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इतने में काचन सामने आता है और कहता है कि अगर सच में ये दुनिया को बचा सकता है तो मैं भरोसा करके ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और तब काचन जन से कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये हमारे फादर की आखिरी निशानी थी। हालांकि जेंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है तो मैं इसको रेस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि अभी जेंग को उस लेडी डीमन को भी खोजना है जिसने उसके फादर को मारा था। और अब यह सोचते हुए वो काचन को लेके वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन इतने में जोडू पीछे से चिल्लाती है और कहती है कि आखिर मुझे बेवकूफ़ कैसे बनाया तुमने? ये होली वेपन यानी कि शजन आयरन नकली है। हालांकि जब कॉचन वहां पर फिर से जाता है और उसको अपने हाथ में लेता है तो वो फिर से गोल्डन ग्लो करने लगता है, और जैसे ही जूस को फिर से लेती है तो उसका चमक फिर से चला जाता है। अब ऐसा होने पे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं पर बीच में सारो कहता है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है, लेकिन मैंने एक जगह पर देखा था कि शैंजन आयन को जगाने के लिए एक प्योर हार्ट की ज़रूरत है, और जहाँ तक मुझे लगता है काचन का हार्ट पूरी तरीके से प्योर है। और इस वक्त काचन इस शैंजन आयन यानी कि होली वेपन का मास्टर बन चुका है, और क्योंकि बस काचन ही शजन आयरन को एक्टिवेट कर सकता है तो उसे भी उनके साथ जाना होगा। यानी कि इसी वक्त से जेंग और काचिन का एक और नया सफ़र चालू होता है, और इसके बाद ही सारो अपने मैजिक सर्कल को समन करते हुए एक शिप को समन करता है जिसमें बैठकर वो लोग यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंग और काचन खाने बैठे थे, और इतना अच्छा खाना देखकर उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तभी जो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने पहले कभी खाना नहीं खाया? तब जेंग कहता है कि अगर मैं अच्छे से खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे भी तुम्हारे जैसे पिग का मास्क लगाना होगा। अब यह सुनने के बाद जेंग को हवा में उड़ा देती है। हालांकि अचानक से हमें बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है, और जब शिप अपने सामने एक लड़की को देखता है तो वह रुक जाता है, और जैसे ही जेंग शिप से बाहर आता है तो वह उस लड़की को देखता है और उसके दौड़ते हुए जाता है। तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। अब इसके बाद ही जेंग उसको उठाकर शिप के अंदर ले जाता है। फिर जेंग उसको ठीक करता है और उसे कुछ खाने पीने को देता है। तो मैडम कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए आपको, कहो तो बाहर चाय पे चल लेते हैं। तब जो चिल्लाते हुए कहती है कि उसे लड़की के साथ फ्लर्ट करना बंद करो, और इसके बाद ही फिर से ये दोनों ही लड़ने लगते हैं। हालांकि ये दोनों लड़ रहे थे तब काचन उसके लिए पानी लेकर जाता है, और तब वो लड़की सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गुंडे पड़ गए थे, नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे मारना चाहते थे, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि आज मैं बच पाऊंगी, और अभी मुझे जल्द से जल्द डार्क वैली में पहुंचना होगा। तब जन खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस वक्त हम भी वहीं पर जा रहे हैं सोलो फ्रेगमेंट को खोजने के लिए। यहाँ तक कि कांचन उसको होली वेपन भी सामने लाकर दिखा देता है। तभी से चिल्लाते हुए कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें सीक्रेट रखनी है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम जिंग है। और इसके बाद ही काफ़ी रात हो चुकी थी तो वह लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब इसके अगले सीन में हम सभी को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से सो रहे थे, जहाँ जैंग घोड़े बेचकर सो रहा था और उसके साइड में काचिन भी सो रहा था। और जब सभी लोग बहुत ही गहरी नींद में थे तब जहंग अपना हाथ आगे करती है और एक मैजिक की मदद से वो काचिन के गले से उस शजन आयरन को लेना चाहती थी। हालांकि सोते हुए ही काचन ने उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था, और इससे पहले कि जिंग उसको फिर से ले पाती तभी अचानक से सारा वहां पर नंगा आ जाता है। ऑफकोर्स वो नहाने के बाद गलत रूम में घुस गया था, और जैसे ही सारो को ये रियलाइज होता है तो वो वहां से चला जाता है। हालांकि जिंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। वो कहती है कि आखिर मैं ये कहाँ पे फंस गई। वहीं पर जब अगली सुबह सबकी नींद खुलती है तो वो लोग बाहर आते हैं। जेंग कहता है
कि अरे कल रात को तो मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई, और उठते साथ ही वो उस नई लड़की जिंग को खोजने लगता है। जेंग तो ये तक कहता है कि उसका प्रोटेक्शन करना मेरी तो जिम्मेदारी है, वरना उसे फिर से गुंडे परेशान कर सकते हैं। क्यों कांचन, मैंने सही बोला ना? और तभी हम कांचन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान लगता है। बड़े भैया, मुझे लगता है कि वो शजना आयन मेरे पास नहीं है। वहीं पर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिंग और उसकी छोटी बहन एक केव में कैद थे। तभी उस केव का बॉस कहता है कि अगर तुम शजन आयन मेरे को ला दे सकती हो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को आज़ाद कर दूंगा। और हमें यह भी बताया जाता है कि जेंग इस दुनिया की सबसे माहिर थिफ्ट है। लेकिन तब जैंग ये कहती है कि शैंजन आयन और कुछ नहीं, बस एक मिथ है। ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि वो डीमन कहता है कि बहुत सालों बाद शजन आयन फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। और अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन को जिंदा और सही सलामत चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ, वरना तुम तो जानते ही हो कि हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तब जैन कहती है कि उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सभी लोग शजन आयन को खोजने के लिए निकल चुके थे। हालांकि सारो अपने डिवाइस में शंजन आयन की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था, और उसको देखते हुए वो लोग एक गुफा के सामने आ जाते हैं जहां शजन आयन मौजूद है। हमें यह भी पता चलता है कि इस केव का नाम स्पाइडर वेब केव है। जहां एक बार कोई अंदर जाता है तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलता। हालांकि होली वेपन को खोजने के लिए उन्हें इस केव के अंदर जाना होगा। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम केव के अंदर देखते हैं जहां से ने उस होली वेपन को उस डीमन को दे दिया था, और वादा के मुताबिक उसकी छोटी बहन भी आज़ाद हो चुकी थी। और वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये सारी ही गलती मेरी है। हालांकि जिंग उसको चुप करवाती है और वो दोनों वहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन मुझे लगा ही था कि डीमंस कभी ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि वो डीमन का बॉस उसे रोक लेता है और कहता है मैंने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी छोटी बहन को जाने दूंगा, लेकिन मैंने यह कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम भी यहाँ से चली जाओगी तो हमारा मनोरंजन कैसे होगा। लेकिन इससे पहले कि जेंग वहाँ पर पकड़ी जाती, वो अपने वेब स्पाइडर की मदद से उस डीमन के ऊपर अटैक करती है, और उस अटैक की मदद से वो डीमन वहीं पर गिर जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जेंग शजन आयन को अपने पास ले लेती है, और बचे हुए जितने डीमंस थे उसको वो शजन आयन की मदद से हराने की कोशिश करती है। लेकिन जिनके हज़ारों बार कोशिश करने के बाद भी वो एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन कुछ डीमंस को मारने के बाद वो जैसे ही वहाँ से भाग रही होती है, तभी तभी डीमन जाग जाता है और जेंग का पीछा करने लगता है। और इस बार जेंग के वेब अटैक का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, और तभी डीमन का बोस उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। और इससे पहले कि जेंग वहाँ से हिल पाती, वो फिर से एक जानलेवा हमला करता है। लेकिन जेंग ने आखिरी मोमेंट पे उस अटैक को डज कर लिया था, और इसके बाद जैसे ही वो काउंटर अटैक करती है तो डीमन बॉस अपना फाइनल अटैक करता है, और इस खतरनाक हमले की वजह से जेंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। हालांकि जिंग को पता था कि वह यहाँ पर आज मारी जाने वाली है। उसी वक्त हम एक और पतले डीमन को देखते हैं जो उन दोनों के ऊपर एक बैरियर बना देता है। तब हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम रॉकस्टार है, और वो खुश होते हुए कहता है कि तुम लोग इस बैरियर से अपनी ज़िंदगी में नहीं निकल सकते। बाला यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर जेंग और काचिन को देखते हैं, और तभी जेंग चिल्लाते हुए कहता है बस मुझे एक बार पता चल जाए कि किसने मेरा शजन आयरन चुराया है। उसी वक्त हम सो को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे पता चल गया कि शजन आयरन कहाँ पर है। लेकिन सच में इस केव का रास्ता काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक टीम बना के अलग अलग जाएंगे ताकि वो लोग जल्द से जल्द शजन आयन को खोज सके। अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काचिन और जेंग उस जगह पर पहुंच चुके थे, और फाइनली घंटों की मेहनत के बाद उन्हें अपने सामने शजन आयरन दिखता है। लेकिन मुसीबत यह थी कि उनके सामने ही डीमन बॉस भी था। तभी जेंग काचिन को रोकता है और कहता है रुक जाओ काचिन, ये वक्त सही नहीं है। क्योंकि उसी वक्त हम जैंग को देखते हैं जो कि फिर से अपने वेब अटैक की मदद से
डीमन बॉस के ऊपर हमला करती है और इस अटैक के बाद डीमन बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। आखिर तुम जैसे ह्यूमंस की मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी ये कहते हुए वो अपने रॉक अटैक की मदद से उन दोनों बहनों के ऊपर हमला करता है। हालांकि इस अटैक को जिंग डज कर लेती है, लेकिन उसके छोटी बहन को ये अटैक लग जाता है और अब ये देखकर जिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आप को और होल्ड बैक नहीं कर पाता और उसे डीमन बॉस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेंग के इस अंतिम हमले का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि आखिर में डीमन ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। तब ये आवाज़ सुनते हुए वहां पर सारो और जू आ जाती है। हम सरो को देखते हैं जो कि उस डीमन बॉस को एनालाइज करता है और इसके बाद वो कहता है कि उस डीमन बॉस ने शजन आयन को निगल लिया है और हमें जल्दी करनी होगी, वरना ये शजन आयन उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। तब जेंग उन दोनों बहनों के सामने आकर कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर वह पतला सा डीमन फिर से उन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेंग उसे डराते हुए कहता है कि अबे उधर ही रुक जा और आगे बढ़ा तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन वहां पर हमला करने के लिए अब पूरी डीमन आर्मी आ चुकी थी। वैसे देखा जाए तो इनकी डीमन आर्मी कोई काम की नहीं है, क्योंकि इन सारे ही डीमंस को हमारा सरो बस एक ही मैजिक की मदद से खत्म कर देता है। अब ये देखकर डीमन बॉस इस बार खुद से हमला करता है, लेकिन फिर सारो भी अपना एक मैजिक करता है जिससे कि वो बाकी सारे लोगों को बचा लेता है। और मौका देखते हुए रॉकस्टार एक चाकू से जेंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन सही टाइम पर जू ने उस अटैक को देख लिया था और वो उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसी वक्त सारो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा था। वो एक अटैक करता है जिसका नाम सेज आर्ट टेक्निक है, और ऐसे खतरनाक अटैक देखकर रॉकस्टार अपने लिए एक बैरियर बना रहा था। लेकिन उसके बैरियर बनाने से पहले ही सरो एक फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है। अब यह देखकर बॉस डीमन एक रॉक सीड नाम का खतरनाक हमला करता है और रॉक सीड अटैक ने फ्लेम थ्रो अटैक को पूरी तरीके से गायब कर दिया था। अब ऐसा होने के बाद जू सारू की मदद करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन डीमन ने उस अटैक को तक ब्लॉक कर दिया था। अब धीरे धीरे डीमन ओवरटेक करते हुए कुछ ऐसे अटैक्स करता है जो कि काफ़ी पावरफुल थे और एक टाइम के लिए ऐसे लगने लगता है कि वो लोग हार जाएंगे। लेकिन उस वक्त जड़ू और सारो हार मानने से मना कर देते हैं। फिर कमबैक करते हुए जड़ू एक ऐसा हमला करती है जिससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, और उसी टाइम सारो एक स्पेल पढ़ते हुए थंडरब्ड अटैक को करता है। यहाँ तक उस बैटलफील्ड में हर जगह पानी भर चुका था, और यही वजह है कि सरो का थंडरब्ड अटैक बहुत ही ज़्यादा असरदार हो गया था। और फाइनली एक आखिरी अटैक करने के बाद वह लोग इस मैच को जीत जाते हैं। अब होली वेपन यानी कि शजन आयरन लेने के बाद वह लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही यह लोग बाहर निकलते हैं तो इनके सामने फिर से रॉकस्टार आ जाता है। वो तो सही टाइम पे जेंग ने उसके अटैक को रोक दिया था। तब जेंग कहता है कि अरे तुम यहाँ पे हो, मैं तो तुम्हें ही खोज रहा था, तुम एक कायर की तरह बीच फाइट से भाग गए थे। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी रॉकस्टार के पीछे से कुछ अजीब सा हाथ निकलता है और उसी वक्त वह बिना सोचे समझे जेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इसे अचानक से होने वाले हमले की वजह से जेंग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब काचिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ के रॉकस्टार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त रॉकस्टार काचिन के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, और उस रॉकस्टार ने जेंग को भी अपने बैरियर के अंदर बंद कर दिया था ताकि वह भी लड़ ना सके। तब जेंग उस बैरियर को तोड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी फायदा नहीं होता। इतने में पतला सुकड़ा डीमन कहता है कि तुम्हें जितनी मेहनत करना है तुम कर सकते हो, मेरे बैरियर को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। और उसी वक्त रॉकस्टार एक ऐसा हमला करता है जिससे कि जेंग धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। उस वक्त काचिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है, बड़े भाई तुम्हें कुछ भी करके निकलना होगा। तब जेंग कहता है कि चिंता मत करो काचिन, फिलहाल तुम बाकी सभी को लेके यहाँ से निकल जाओ, ये कमज़ोर बैरियर मेरे को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इतने में रॉकस्टार एक और हमला करता है और काचिन को जेंग से बहुत ही दूर हटा देता है। अब ये सब करके रॉकस्टार काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं पर काचिन रिग्रेट करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ
कि मैं अपने बड़े भाई को भी नहीं बचा पाया। मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे फादर को खो चुका हूँ और मैं अपने बड़े भाई को नहीं खोना चाहता। लेकिन इतने में काचन का शजन आयन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही काचन उस शैंजन आयन को पकड़ता है तो वो फिर से एक बड़े रोड में तब्दील हो जाता है। शजन आयन से आने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वह बैरियर तक टूट जाता है। लेकिन इससे पहले काचन कुछ कर पाता, रॉकस्टार उसको एक लात मारता है और उसे दूर हटा देता है और शजन आयरन को अपने पास लेते हुए कहता है कि बस अब ये मेरे कंट्रोल में आ चुका है और अब मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन रॉकस्टार का ऑरा प्लस होने से पहले ही माइनस में चला जाता है। अरे अभी तो ये रड़ बढ़ा हुआ था, अचानक से ये फिर से नॉर्मल कैसे हो गया? और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जेंग अपने विपन की मदद से रॉकस्टार का हाथ ही काट देता है और इसके बाद ही इन दोनों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। लेकिन इस बार जेंग सीरियस और उसको हराना लगभग नामुमकिन था। जेंग अपनी एजिलिटी बूस्ट करता है और रॉकस्टार को एक ही सेकंड के अंदर मार डालता है। हालांकि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी रॉकस्टार पूरी तरीके से नहीं मरा था। तभी अचानक से हमें रॉकस्टार के अंदर कहीं एक आदमी दिखाया जाता है और तब रॉकस्टार हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ओरा और तुम्हारे स्किल्स पूरी तरीके से उसकी तरह है। बहुत टाइम पहले हमें डबल स्वर्ड मास्टर को मारने का ऑर्डर मिला था और अब इससे पहले कि रॉकस्टार कुछ और कह पाता वो खुद ही मारा जाता है और उसके मरने के बाद उसके अंदर से हमें एक सोल फ्रैगमेंट मिलता है। अब इसके अगले सीन में हम सभी को बस के अंदर देखते हैं जहां सारो भी अपने मैजिक की मदद से जिंग को हील नहीं कर पाता। तब सारो कहता है कि जिंग तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हमारे पास बस एक ही तरीका है और तब सारो अपने मैजिक की मदद से उसकी बहन के स्पिरिट को एक अंगूठी के अंदर बंद कर देता है ताकि वो बाद में थोड़ा टाइम लेके आराम से उसे हील कर सके। वहीं पे कहीं बाहर हमें काचिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास था। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, वक्त आने पे मैं किसी को भी नहीं बचा पाता। लेकिन तब जैंग कहता है कि छोटे भाई उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भूलो मत, तुम्हारी वजह से ही मैं उस प्रजन से निकल पाया था। मुझे और बाकी सभी को और स्पेशली हमारे फादर को तुम्हारे ऊपर विश्वास है। और अब जेंग से इतना कुछ सुनने के बाद फाइनली काचिन थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगता है। बाद में जब जेंग और कैचिन शिप के अंदर जाते हैं तब अचानक से कैचिन के पास मौजूद शजन आयरन ग्लो करने लगता है और कुछ ही देर में दोनों ही सोल फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। अब हालांकि सोल फ्रेगमेंट अब्सॉर्ब हो चुका था लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखना चालू हो गए थे क्योंकि इस वक्त काचन को बहुत ही जोर का फीवर आया हुआ था। तब सारो आता है और कहता है मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसी वक्त अपने रूम से जिंग बाहर आती है और उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे। तभी जो चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो खरीद लो। अब मुझे नहीं पता कि ये रूल्स है या फिर जू को जलन हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अगले सीन में हम सभी को एक स्टोर में देखते हैं जहां यह लोग कपड़े खरीदने आए थे और नहीं पता क्यों लेकिन इस ओनर को देख के मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब इसके बाद जिंग अपने लिए कपड़े देखना चालू कर देती है। वहीं पर जो काचिन के लिए उस ओनर से शैंजो बीन मांगती है और इस बीन को खाने के बाद काचिन का फीवर बहुत हद तक नीचे आ जाता है। और तब जेंग के पूछने पे ओनर कहता है कि यह कुछ स्पेशल टाइप की शैंजो बीन होती है। यह बीन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है और इनसे बहुत ही जल्दी रिकवर हुआ जा सकता है। हालांकि जब जेंग उसे खरीदने जाता है तो उसकी प्राइस 2 बिलियन येन बताता है, जो सुनकर जैसे जेंग आगे आया था वैसे ही पीछे चला जाता है और उसे 100 लैंग्वेजेस में गरीब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जेंग की जगह सारू उन सारे हिप्स को खरीदता है। तब जो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। तब ओनर कहता है कि इस शहर को फायर सिटी क्लाउड के नाम से जाना जाता है। जब बहुत सालों पहले गॉड्स और डीमंस के बीच में आखिरी फाइट हुई थी तब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मिटियार गिरा जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म था और उसी दिन के बाद से यहाँ का क्लाइमेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि इस शहर के ऊपर एक कर्ज भी लग चुका है क्योंकि इस शहर में एक डीमन रहता है जिसका नाम फायर क्लाउड है। और फिर कुछ देर बाद हमें ये भी पता चलता है कि जिस जगह मिटियार गिरा है उस जगह एक और सोल फ्रैगमेंट मौजूद है। अब काजिन
और जेंग को छोड़ के बाकी सारे ही लोग उस सोल फ्रेगमेंट को इकट्ठा करने निकल जाते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें सभी को एक बिल्डिंग के पास दिखाया जाता है, जहां सारो अपने टैब में देखता है कि आखिर वो लोग ऊपर कैसे जा सकते हैं। तब वो कहता है कि ये उस डेविल का हेड ऑफिस है। उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग उसके प्रोटेक्शन में हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट अटैक करें तो हम मारे जाएंगे। यहाँ पे सारो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि जेंग वहां पर अपने दोनों स्वर्ड की मदद से उस दीवार को काट देता है और अंदर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि डायरेक्टली जेंग की तरफ देख रहे थे। अब यहाँ से हमारा सीन बदलता है और हम काचिन और जिंग को देखते हैं, जहाँ काचिन को अभी भी बुखार आया होता है और जिंग उसकी देखभाल कर रही थी। हालांकि हमारा काचिन सोते हुए एक सपना देख रहा था और यह सपना 100 साल पुराने गॉड और डीमंस के बीच की लड़ाई है, जहां काचन पूरी स्टोरी देखता है कि आखिर कैसे गॉड ऑफ वॉर को डीमंस धोखे से मार देते हैं। और जैसे ही कहानी खत्म होती है तो उसके सामने अचानक से 2 सोल फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं और उन सोल फ्रेगमेंट्स के साथ वो दोनों ही डीमंस उसके सामने थे। जहां डीमन बॉस काचन से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम कभी भी अपने भाई और अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते। अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें अपने सोल को सैक्रिफाइस करना चाहिए और ऐसा करने से तुम एक डीमन लॉर्ड जितने ताकतवर बन जाओगे। तब काचन इस बारे में सोचता है, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। हमेशा हर लड़ाई में मुझे बचाया जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर स्ट्रांग बनने के लिए मुझे अपना सोल सैक्रिफाइस करके दूसरों को मारना पड़े तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और बस इतना कहते साथ ही उसका शजन आयन फिर से ग्लो करने लगता है और उसी वक्त शजन आयन के अंदर से एक आवाज़ आती है, तुमने इस टेस्ट को पार कर लिया है और मैं आज से तुम्हारा होता हूँ। तुम्हारी और मेरी सोल आज से एक है। अब ये टेस्ट खत्म होते साथ ही काचन की आंख खुलती है और जैसे ही काचन सामने देखता है तो उसके सामने जिंग मौजूद थी। और फिलहाल काचन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ सारो और जू ने लगभग सारे लोगों को हरा दिया था और आखिर में जितने लोग बचे होते हैं उसको जेंग हरा देता है। अब यहाँ मौजूद सारे लोगों को हराने के बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ के एक हॉल में आते हैं, तब जेंग को सामने एक लड़के की फोटो दिखाई देती है। वहीं पे जेंग उस फोटो को देख के कुछ सोच रहा था कि सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है और अचानक से उसे देखकर जेंग उससे पूछता है कि क्या तुम फायर क्लाउड डीमन हो। लेकिन यह सुनने के बाद वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और तब वो जेंग से पूछता है कि आखिर तुम लोग अंदर कैसे आए। बस इतना सुनते साथ ही जेंग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जेंग के हमले का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो अपने फायर मैजिक की मदद से उसे दूर हटा देता है और फिर कहता है कि तुम तो एक डीमन हंटर हो, आखिर तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। अच्छा, मैं समझ गया, तो तुम्हें मेरे अंदर मौजूद सोल फ्रेगमेंट चाहिए, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और ये कहते हुए वो जेंग के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जेंग उसका हमला रोकने में कामयाब होता है, लेकिन जेंग इस हमले को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता और इसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं अपने गोल के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ। मुझे अपने गोल तक पहुँचने के लिए और 2 फेरीज का ब्लड चाहिए और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे सामने 2 फेरीज मौजूद है। बस एक बार तुम दोनों मेरे हाथ में आ जाओ, उसके बाद मैं एक ऐसे फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ और तब मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब इसके बाद ही ये लोग काफ़ी देर तक फाइट करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। उसी वक्त जेंग सारो और जड़ू से कहता है, इसे तुम दोनों का ब्लड चाहिए और हम ऐसा होने नहीं दे सकते, तो तुम दोनों प्लीज़ मेरी बात मानो और यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। अब अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करते हुए सारो और जू वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस टेम्पल के बाहर हमें एक फर्नेस दिखाया जाता जो कि कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था और अगर वो ब्लास्ट होता है तो पूरा शहर कुछ चंद सेकंड्स के अंदर जल जाएगा। वहीं पे हम फायर क्लाउड और जेंग को देखते हैं जो कि अभी तक लड़ रहे थे और यहाँ तक जेंग फायर क्लाउड डेविल के सारे अटैक्स को डज भी कर रहा था और बस एक ही मौका मिलते हुए जेंग उसको पूरी तरीके से काट देता है। लेकिन फायर क्लाउड इतनी जल्दी नहीं मरने वाला था, क्योंकि जेंग ने जिस चीज़ को काटा था वो बस फायर क्लाउड की एक परछाई थी। वहीं पे डेविल जेंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले
तुम अपने दोनों फेरी दोस्तों को यहाँ लाके दोगे। और अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में फायर क्लाउड डेविल उसे एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है और उसके बाद कहता है कि तुमसे लड़ के मुझे काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अभी तुम मरने वाले हो। और जैसे ही वो जैंग को मारने वाला था तो तभी वहाँ पर सारो और जुआ के उसे बचा लेते हैं। लेकिन सारो की डिफेंस मैजिक करने के बावजूद डेविल का पावर इतना ज़्यादा था जिस वजह से सरो के गले पे एक कट लग जाता है और टाइम रहते साथ डेविल उसका खून अपने पास ले लेता है। हालांकि सरो जैंग को लेके वहां से निकलने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अब इसके बदले फायर क्लाउड डेविल को एक फेरी का खून मिल चुका था। अब इसके बाद ही फायर क्लाउड डेविल उस खून को ले रिचुअल चालू करता है। तब वो सॉन्ग के ब्लड से वहाँ पे कुछ लिखता है और उसके इस प्रोसेस को कंप्लीट करते साथ वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल आ जाता है। और अब ये सब करने के बाद फाइनली फायर क्लाउड डेविल ने उस जजूस को एक्टिवेट कर दिया था। अब यहाँ काम खत्म करने के बाद फायर क्लाउड डेविल बाहर उस इन्फर्नो के पास जाता है और उसके पास पहुंच के वो कहता है, फाइनली मेरे इतने सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। और इसके बाद जैसे ही वो फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है तो कुछ भी नहीं होता। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ भी नहीं होता तो ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तक इस फॉरबिडन स्पेल का यूज करने पे ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब यहाँ से हमारा सीन बदलता है जहाँ हम जेंग को बाकी सभी के साथ देखते हैं। जेंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि शैनजुबीन का भी उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता। तब सारो सोच रहा होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम फायर डेविल को वीक कर सके। उसी वक्त शॉप ओनर कहता है कि अरे मुझे याद आया, हम फायर डेविल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस वेपन को लाने के लिए हमें फर्नेस के पूरे निचले भाग में जाना होगा। लेकिन उस जगह की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हम जैसे नॉर्मल इंसान वहाँ पर कतई नहीं जा सकते। वहाँ पर बस एक ही इंसान जा सकती है और वो है जिंग, क्योंकि उसे माना जाता है इस दुनिया की सबसे माहिर चोर। तभी जिंग कहती है कि लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन को वादा किया है, मैं चोरी नहीं कर सकती। हालांकि जब शॉप ओनर उसे बताता है कि यह वेपन और किसी का नहीं फेरीज का ही था, जो कि अभी फायर डेविल ने उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया है। अब इसके बाद जिंग इन्वेस्टिगेशन करती है और एक सीक्रेट जगह से अंदर जाती है जहां सामने उसे दो लोग मिलते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा पे उन्हें देख रहे थे। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद जिंग वहां से आगे बढ़ती है। अब जैसे ही जिंग थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो सामने उसे फायर क्लाउड की सेक्रेटरी दिखती है, यानी कि फायर क्लाउड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसके पास ही होगी। तभी अचानक से जिंग उसके गले पे हाथ रख के कहती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे बता दो कि आखिर वो सेक्रेट वेपन कहाँ पे है। तभी सेक्रेटरी कहती है, अरे अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे पास है वो चाबी। अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें वो लाके दे सकती हूँ। उसी वक्त जिंग की नज़र कोने में रखे एक पर्स की तरफ जाती है और उसका फायदा उठाकर सेक्रेटरी उसके ऊपर हमला करना चालू कर देती है। लेकिन जिंग भी सबसे माहिर छोर एक रीज़न की वजह से है। कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर वो उसे फिर से फंसा देती है और इस बार जिंग अपने टैलेंट्स को दिखाते हुए कुछ ऐसा ब्लैकमेल करती है जिससे कि उसे पासवर्ड बताना पड़ता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ हमें फायर क्लाउड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने एनर्जी की मदद से पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है और इस तबाही में बहुत से लोग मारे जाते हैं। जहाँ सारो और जू उसे रोकने के लिए शेल्टर से बाहर जाते हैं और काचिन अपने शंजन आयन की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कहती है, हालांकि तुमने मेरे से चाबी ले ली, लेकिन वह हर कदम पे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद ही जिंग वहां पहुंच चुकी थी जहां विपन मौजूद है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी एक गलती की वजह से एक रोबोट वहां पर समन हो जाता है। वहीं पे हम डेविल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसने आधे से ज्यादा सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तभी हमें 10 साल पहले का एक पास्ट दिखाया जाता है जहां हमें एक लाल बालों वाली लड़की दिखाई जाती है। और अगर आपको याद हो तो ये वही लड़की है जो कि महल पे हमें फोटो में दिखाई गई थी, जहां ये लड़की एक ट्रेन में होती है और उसके सामने एक चोर किसी का पर्स लेके भाग रहा था और सही टाइम पे एक लड़का उसे रोकता है जो कि और कोई नहीं हमारा फायर क्लाउड था।
अब इसके कुछ टाइम बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और इन दोनों की रिलेशनशिप चालू होती है, यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करते हैं। हालांकि इनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कुछ टाइम बाद एक ऐसी लड़ाई होती है जो कि फेरीज की वजह से हुई थी, और उस लड़ाई के दौरान एक बहुत ही बड़ा मिडियर उनके शहर के ऊपर आके गिरा था और उस दर्दनाक हादसे में फायर क्लाउड की वाइफ मारी जाती है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम सोंग और जू को देखते हैं, जिसके सामने फायर क्लाउड डेविल था, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था तुम्हारी वजह से। बस तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लेके रहूंगा। अब यह कहकर वो एक ऐसा फायर अटैक करता है जो कि सरो तक नहीं रोक पाता, लेकिन सारो और जको डिफेंड करते हुए वहां पर अचानक से शजन आयन आ जाता है, यानी कि हमारा काजिन बैटलफील्ड में आ चुका था। और तब काजन कहता है कि प्लीज इस लड़ाई को बंद कर दो, वरना ये सिटी फिर से बर्बाद हो जाएगा जैसे 100 साल पहले हुआ था। अब यह सुन के फायर क्लाउड डेविल रोने लगता है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब उसकी वाइफ उसके सामने मारी गई थी। तब सारो कहता है कि बहुत समय पहले जब एक डीमन लॉर्ड गॉड ऑफ फेरीज को मारना चाहता था, तब उसने फेरीज क्लैन की तरफ एक बहुत ही बड़ा मिड्योर लंच किया था, और उस मिड्योर को फेरीज आखिरी टाइम पे डज करने में कामयाब रहे थे। लेकिन उस वक्त यह मिड्योर्स इस शहर में आ गिरता है, और इस वक्त फायर क्लाउड बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम फेरीज कभी भी कोई मोटर्स की इज्जत नहीं करते। अब ये कहते हुए फायर क्लाउड मैजिक से सूंघ के ऊपर हमला करता है। हालांकि हमारे काचिन ने अपने शंस एंड आयरन की मदद से उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया था। तब काचिन समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम भी वही करते हो जो कि डीमंस ने किया था, तो ये चीज तुम्हें भी एक डीमन बनाती है। हालांकि काचिन यहाँ पर बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन शायद ये चीज फायर क्लाउड को समझ नहीं आती। वो लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक डेविल में बदल जाता है, और तब वो कांचन के ऊपर एक ऐसा हमला करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेटल था। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम जिंग को देखते हैं, जिसने रोबोट को हरा दिया था, और इसके बाद ही वो कोर की तरफ जाती है, जहाँ वो उस वेपन को लेने की कोशिश करती है। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे ले नहीं पाती। वहीं पर हम फायर क्लाउड को देखते हैं, जिसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। फायर क्लाउड को यह पता चल जाता है कि जिंग उसके कोर को लेने वाली है, जिस वजह से वह यहाँ पर फाइट करना बंद करके सीधा जिंग की तरफ जाता है। वहीं पे सारो को यह एहसास हो जाता है कि वो जंग के पीछे जा रहा है, जिस वजह से सारो काचिन को एक मैजिक की मदद से वहां टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं पे हमारा सीन जंग की तरफ जाता है, जो एक जगह पर छुपी हुई थी, क्योंकि उसके सामने एक अननोन पर्सन आता है जो आकर उस कोर को लेने की कोशिश करता है, और बहुत ही इजीली उस कोर को वो ले भी लेता है। लेकिन उसी टाइम पे जब उसने कोर को लिया था, तो उसके पीछे फायर क्लाउड आ जाता है, जो आकर उस अननोन पर्सन से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो अननोन पर्सन भी इस चीज को नहीं मानता और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। वो अननोन पर्सन कहता है कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सिस्टर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। और ये कहते हुए वो अननोन पर्सन एक बहुत ही मैसिव बोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसने अपने क्लॉ को फाइजन के चेस्ट के आर पार कर दिया था, और अब इसके बाद फाइजन के कगार पे था। वजन के अंदर से सोल फ्रेगमेंट बाहर आता है, जिसे वो अननोन पर्सन अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही वो अननोन पर्सन उस कोर को और सोल फ्रेगमेंट को लेके वहां से फरार होने वाला था, लेकिन वो देखता है कि उसके ऊपर एक और मिडियर इस शहर के ऊपर गिरने वाला है। तब वो यहाँ से निकलने वाला ही था कि तभी अचानक से यहाँ पर कांचन आ जाता है, जो अपने शैनजन आयन की मदद से उस बॉक्स को उसके पास से ले लेता है। हालांकि जैसे ही कांचन के साथ वह लड़ने के लिए उसे शजन आयन को पकड़ता है, तो शजन आयन उस अननोन पर्सन के अंदर से उसकी लाइफ एनर्जी ड्रेन करने लगता है, और क्योंकि लाइफ एनर्जी ड्रेन हो रही थी तो उस अननोन पर्सन को अपना हाथ काटना पड़ता है। अब इसके बाद एक मिस्टीरियस बॉल की मदद से वो अपने आप को वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है। हालांकि वो बंदा यहाँ से चला गया था, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था, क्योंकि वो मेट्रॉयड कुछ ही देर में शहर के ऊपर गिरने वाला था। कैचन और जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मेट्रॉयड को कैसे रोकेंगे। हालांकि तभी क्लाउडी डेविल बहुत ही मुश्किल से कहता है कि तुम्हें उस स्टोन को तोड़ना होगा।
फिलहाल बस यही एक रास्ता है जिससे तुम उसे रोक सकते हो। अब ये सुनते साथ ही काचन और टाइम वेस्ट नहीं करता और उस स्टोन को छोड़ देता है, और नहीं पता कैसे, लेकिन वो मेट्रॉइड अचानक से फ्रीज हो जाता है। फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस मटीरॉइड के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और ये शहर को बचा लिया जाता है। अब आखिर में जब डेविल आखिरी सांसें गिन रहा था, तब वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाया। लेकिन तभी डेविल के सामने उसकी वाइफ आती है, जो कि कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने इस सिटी को बर्बाद करने की जगह इस सिटी को एक बार बचा लिया। और यह सुनने के बाद हंसते हंसते डेविल अपनी सांसें लेना बंद कर देता है। अब फाइनली ये सब यहाँ पर खत्म होता है और यह लोग यहाँ से निकलते हैं, जहाँ हम जेंग को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई की कहानी को सुन के बहुत ही ज्यादा प्राउड कर रहा था। हालांकि तब जिंग कहती है कि तुम अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो। अब यह सुन के हमारा ठरकी लौंडा उसी के गोद पे सो जाता है। उसी वक्त हम सोंग को देखते हैं, जो एक बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक से उनकी शिप एक जगह पर खराब हो जाती है और उन्हें ना चाहते हुए एक टाउन में उतरना पड़ता है, जहां सारो शिप को चेक करने के लिए उसकी तरफ जाता है। लेकिन जेंग और काचिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो शू से पूछते हैं कि आखिर सारो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। तब शू रिवील करती है कि यह जगह सो के पास्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे बैड मेमोरीज जो उसके माइनिंग के टाइम पे बनी थी। लेकिन इसके आगे शू कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो सारों को एक्सपोज नहीं करना चाहती। हालांकि जिंग और काचिन को लगता है उसे सारो को मोटिवेट करना चाहिए, जिस वजह से वो लोग सारो के पास जाते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सारो कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद सारो कहता है कि शिप का माना क्रिस्टल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और शायद इसे रिफिल करने के लिए मुझे माइंस के अंदर जाना होगा। जेंग सोचता है कि वह भी उसकी हेल्प करेगा और उसके साथ जाएगा, लेकिन सारो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे इस जगह तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। तब हमें सरो का पास्ट बताया जाता है, जहाँ पर वो अपनी पहली टीम के साथ ऐसे ही एक माइंस में गया था और उसके टीममेट्स में से एक टीममेट के पास एक हेलमेट था, जो प्रेजेंट में अभी सारो को मिला था। वहीं पे हम काचन को देखते हैं, जो कहता है कि अभी तक सारो वापस नहीं आया। रिप्लाई देते हुए जेंग कहता है कि शायद हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ बुरा होता है तो सारो वहां से भाग सकता है। हालांकि तब जू कहती है कि तुम दोनों का मुंह बंद रखो, तुम दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि सारो किस चीज़ से गुजर रहा है। वहीं पे जैसे सारो माइंस के पास आ रहा था, तो उसे अपने पार्टी मेंबर्स की याद आ रही थी। हवे के फ्लैशबैक में हमें पास दिखाया जाता है, जहां सारे पार्टी मेंबर्स माइंस के अंदर जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे माइंस को इन्वेस्टिगेट करते हुए वो लोग अंदर जाते हैं, तो उन्हें एक सीक्रेट रास्ता दिखता है। तब सारो अपने टैब में चेक करता है और उसके बाद कहता है कि उधर बहुत से मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। वहीं पे सारो के टीममेट्स को कुछ अजीब लग रहा था। वो लोग सो से कहते हैं कि माइंस के नीचे और खतरनाक एनिमीज हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा मॉन्स्टर मिला जो कि हमारे रेंज के बाहर हो, तो हम खतरे में आ सकते हैं। हालांकि हमारा सारो उन्हें मिशन के बारे में याद दिलाता है और सरो के कमांड पे वो पूरी टीम अभी नीचे जाने वाली थी। जैसे ही वो लोग माइंस के नीचे पहुंचते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारे गोबलिन्स मिलते हैं, जिन्हें वो काफ़ी इजीली अपने गन्स की मदद से हरा सकते थे। मगर धीरे धीरे इन गोबलिन्स की क्वांटिटी बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से उन्हें इस माइस से निकलना पड़ता है। लेकिन उसी वक्त ज़म्बीज ने उनके जाने का रास्ता रोक दिया था। तब उनके टीम में से एक मेंबर्स एक ग्रेनेड की मदद से सारे गोबलिन्स को मार डालती है। हालांकि इस प्रोसेस में उनके टीम में से एक मेंबर इंजर्ड हो जाता है। उनके निकलते टाइम यहाँ पर एक मैजिकल सर्कल समन हुआ था, जो शायद उनके टीममेट्स में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब इसके बाद वो सारे ही लोग एक सेफ स्पॉट पर आ जाते हैं, जहां वो लोग एचके को सारी चीज़ें बताते हैं और उनसे बैकअप की डिमांड करते हैं। हालांकि अचानक से उनके कैंप के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। इस मॉन्स्टर को कॉप्स रिपिंग बीस्ट के नाम से जाना जाता था। वहीं पे प्रेजेंट में जिंग कहता है कि मैं इस बीस्ट को जानता, ये एक ऐसा बीस्ट है जो कि कॉप्स को खाता है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये मोटर्स को भी इससे खतरा है। तब शू कहती है कि ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स डार्क रेल में ही रहते हैं और किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था
कि आखिर वो माइंड्स में क्या कर रहा था। वहीं पे हम प्रेजेंट में सारो को देखते हैं, जो अपने शिप के लिए कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स इकट्ठा कर रहा था। हालांकि वो नोटिस करता है कि वो एक मैजिकल क्रिस्टल के ऊपर खड़ा है, और तब सारू को रियलाइज होता है कि ये मैजिकल सर्कल डार्क रेल से जुड़ा हुआ है। बस किसी इमोर्टल के ब्लड से ही इस चीज को खोला जा सकता है। तब उसे समझ आता है कि आखिर कैसे यह चीज उस दिन उसके कैंप तक आ गई थी। हालांकि इस वक्त सारो के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सारो इस बीस्ट से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है, यह सोचते हुए कि इससे पहले इस बीस्ट ने उसके सारे पार्टी मेंबर्स को मार दिया था। बावजूद सारो ने सबको हील करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, और आखिर में एक टीममेट ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हुए सारों की जान बचाई थी। वहीं पे सारू को अपने टीममेट्स की एक विजन आती है, जहां सारो अपने टीममेट्स के पास रोते हुए उनसे माफी मांगता है। हालांकि उसके टीममेट्स उससे कहते हैं कि तुम अभी हार नहीं मान सकते, हमारे लिए तुम्हें इन मॉन्स्टर्स को यहाँ आने से रोकना होगा। पर इसके बाद जैसे ही सो की आंखें खुलती है तो अपने सामने काचन को देखता है, जहां उसके सारे दोस्त सरो को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बीस्ट से लड़ रहे थे। हालांकि उनके एक भी अटैक का उस बीस्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। तब सारो काचन से कहता है कि प्लीज तुम सभी को अपने बैरियर की मदद से डिफेंड करना। काचन सारो को रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने का सोच रहे हो। सारो कहता है कि मैं अपने और दोस्तों को खो नहीं सकता। ये कहते हुए सारो चल के उस बीस्ट के सामने आता है, और वो अपने आप को वहां पर सैक्रिफाइस करने वाला था। लेकिन आखिरी मौके पे काचन उसे रोकता है और अपने शजन आयरन के पावर्स को यूज करते हुए वहां पर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है, जिससे कि वो माइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वहां पर सनलाइट आने लगती है। और जैसे ही सनलाइट उस बीस्ट के ऊपर गिरती है तो वो मारा जाता है। और आज काचन के वजह से इस ग्रुप में सारे लोग जिंदा थे। आखिर में सारो जाने से पहले अपने फॉर्मर कॉमरेड्स को शुक्रिया अदा करता है, हमेशा उसके ऊपर भरोसा और उसका साथ न छोड़ने के लिए। अब इसके बाद ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ देर बाद वो लोग एक ऐसे रिवर के पास पहुंच चुके थे जो सारी इंजरीज को हील कर सकता है। हालांकि तब जिंग पूछती है कि सच में अगर ये रिवर इतना ही ज्यादा रेयर है तो फिर इस रिवर के पास बहुत से लोग होने चाहिए थे। तब जू कहती है कि जब बहुत सालों पहले सो के टीम मेंबर्स को डीमंस ने मार दिया था, तब सारे गांव वालों को ऐसा लगा कि यहाँ डीमंस अटैक करने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। अब इसके अगले सीन में हम झेंग और काचन को उसी रिवर में नहाते हुए देखते हैं, जहां काचन नोटिस करता है कि जेंग के सारे इंजरीज हील हो रहे थे। तभी वो लोग वहां पर एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जिसका नाम मुगन था। उसे देख के जेंग उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुगन उसको इग्नोर कर देता है। अब जेंग रिवर से निकलता है, जहां काचन उसे उसके कपड़े और दोनों स्वर्ड्स ला के देता है। तब जेंग काचन से कहता है कि नहीं पता क्यों, लेकिन यह आदमी कोई आम आदमी नहीं है। काचन कहता है मुझे भी यह आदमी ठीक नहीं लग रहा, चलो बड़े भाई हम यहाँ से निकलते हैं। जेंग कहता है कि शायद तुम ठीक बोल रहे हो। यह कह के वह दोनों यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन मुगन जेंग के दोनों स्वर्ड्स को नोटिस करता है और उसे रोकता है। और तब मुगन को याद आता है कि बहुत पहले चैन नाम के एक डीमन हंटर के साथ उसने लड़ा था, और वो भी अपने टाइम में 2 स्वर्ड्स का यूज करता था। पहले तो चैन बस एक ही स्वर्ड के साथ मुगन से फाइट करता है, लेकिन तब चैन को रियलाइज होता है कि मुगन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और तब वो सीरियस होके अपने सेकंड स्वर्ड को निकालता है। और इसके बाद इन दोनों के अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन इन दोनों की ही पावर्स ऑलमोस्ट सेम थी, और आखिर में इन दोनों को अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब यह दोनों ही अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से चैन जीत जाता है। यहाँ इस खतरनाक अटैक से मुगन के चेहरे पे एक स्क्रैच आ गया था। जब प्रेजेंट में मुगन जेंग को इस स्टोरी के बारे में बताता है, तब जेंग कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों ही स्वर्ड मेरे फादर ने मुझे दी है। हालांकि मुगन कहता है कि नहीं, मैं यह कह सकता हूँ कि ये दोनों ही स्वर्ड चैन की है, और बाद में ये कहता है कि तुम्हें ये स्वर्ड रखने का कोई हक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वर्ल्ड के स्ट्रांगेस्ट डीमन हंटर हो। जिंग कहता है कि मैं इस दुनिया का
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटर बनने वाला हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं तुम्हें हरा के यह साबित कर सकता हूँ। अब ये दोनों यहाँ लड़ने वाले होते हैं कि बीच में काचिन आ जाता है और सही टाइम पे जव और सारो भी यहाँ आ जाते हैं। काचिन जव को सारी बातें बताता है जो कि अभी इनके साथ हुई। यह सुन के जीव मूगन के पास जाके उसे कहती है कि कोई दिक्कत मत करो, हमें अभी काफ़ी सारे काम करने बाकी है। और यह सुनते साथ मूगन अपना स्वर्ड निकाल के उस स्वर्ड को स्विंग करता है। हालांकि उसने जानबूझ के उस स्वर्ड को जय के ऊपर नहीं चलाया था, लेकिन बस उसके एक स्वर्ड के स्विंग से दूर मौजूद एक पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, जो देख के सभी लोग काफ़ी शॉक थे। तब मूगन कहता है कि मुझे जिंग के साथ लड़ाई करनी है। हालांकि तब जिंग बीच में आके सबको कहती है ये मुगन और कोई नहीं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन है। हालांकि तब जिंग बहाना बनाते हुए कहती है कि अभी तक जिंग रिकवर नहीं हुआ क्योंकि उसे काफ़ी सारी इंजरीज है, तो इस वक्त वो लड़ नहीं सकता। मुगन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें आधे दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब अगले सीन में वह सभी लोग शिप में वापस आ चुके थे, जहां जिंग कहती है कि मुगन ने इस सीक्रेट स्वॉर्ड को डीमन क्लैन से चुराया था, और जब डीमन किंग को इस बारे में पता चला तो वो उसको मारने के पीछे पड़ा रहा। हालांकि स्वॉर्ड के साथ मुगन इतना ज़्यादा ताकतवर बन चुका था कि उसने डीमन किंग को मार गिराया। प्रेजेंट में जो कहती है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम उसके खिलाफ जीत पाए। हालांकि जैंग कहता है कि नहीं, मेरे पास ये दोनों स्वर्ड्स हैं, और अगर चैन मुगन को इस स्वर्ड की मदद से हरा पाया था तो शायद कोशिश करने पे मैं भी उसे हरा सकता हूँ। चेंग कहता है कि ये स्वर्ड डीमन हंटर्स अपने जनरेशन्स को पास करते हैं। मुझे इतना पता है कि इस स्वर्ड के अंदर कोई हिडन एबिलिटी है, और अगर ये स्वर्ड मुझे दी गई है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जो कहती है कि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सारो कहता है कि शायद ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो मुगन को इस बारे में पता चल जाएगा। आखिरी टाइम पे जो उसने मैजिक किया था उसकी वजह से हम यहाँ से नहीं निकल सकते। जेंग कहता है कि अच्छी बात है, मेरा यहाँ से भागने का कोई प्लान नहीं था। वो ये भी कहता है कि अगर अभी हम भाग जाते हैं तो फ्यूचर में आने वाले स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स को हम कैसे फेस करेंगे। उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे और उसके भाई को प्रोटेक्ट किया था, और कैसे उसके फादर ने कभी हार नहीं मानी। और वो यह भी कहता है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी भी देनी पड़े मैं काचिन को प्रोटेक्ट करूँगा। हालांकि काचिन गुस्से में कहता है कि मैं प्रोटेक्ट नहीं होना चाहता, मैं अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। अगले सीन में हम जेंग को देखते हैं जो रिवर में अपने आप को हील कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पे जिंग भी आती है जो जिंग से कुछ कहना चाहती थी। सबसे पहले वो जिंग को थैंक्स कहती है इतना कुछ करने के लिए। तब उसकी नज़र जिंग के बैग पे कुछ स्कार्स पे जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि बचपन से ही जिंग काचिन को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। तब वो जिंग से कहती है कि काचिन तुम्हें खोने से डरता है, यहाँ तक मैं भी अपनी बहन के ना होने से अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम भी उसी फीलिंग को फेस करो। और आखिर में उसे मनने से मना करती है। अगली सुबह जेंग पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, जहां सारो एक मैजिक से उसकी स्पीड को बूस्ट करता है और जिंग उसे एक वाइट स्पाइडर आर्मर देती है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आखिर में जिंग काचिन से कहता है कि मेरा अपोनेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसा हो सकता है कि आखिर में मैं मारा जाऊं, लेकिन वो यह भी एक्सप्लेन करता है कि मैं हार नहीं मान सकता। आखिर में कहता है कि अगर हम अपने फियर को कर्ज में बदल सके तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक फ्लैशबैक में हम छोटे जंग को देखते हैं जो डबल स्वर्ड्स की तरफ देख रहा था। तभी उसके फादर वहां आके कहते हैं सिर्फ चुने हुए डीमन हंटर्स ही इस स्वॉर्ड को चला सकते हैं, यहाँ तक मैं भी इस स्वॉर्ड को नहीं चला सकता। जंग तब कहता है कि मुझे भी एक दिन इस स्वॉर्ड को चलाना है। वापस प्रेजेंट में जंग मुगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुगन अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद मुगन जेंग के ऊपर अटैक करता है। हालांकि आर्मर ने जेंग को बचा लिया था, लेकिन दूसरे अटैक से जेंग को उसका आर्मर भी नहीं बचा पाता और जेंग इंजर्ड हो जाता है। तब सारो नोटिस करता है कि मुगन का स्वॉर्ड बहुत ही लंबा है और इससे मुगन को एक एडवांटेज मिलता है।
अब जब जेंग मुगन के अटैक्स को डज कर रहा था तब उसे अपना एक पास्ट याद आता है जब उसके डैड उसके साथ प्रैक्टिस करते थे। हालांकि जेंग उससे कंप्लेन करता है क्योंकि जेंग के फादर के पास एक लंबी वेपन थी। जेंग अपने फादर को एक चीटर कहता है और वहां से भागने लगता है। हालांकि भागते हुए वो अपने वेपन को अचानक से फेंकता है, लेकिन उसके फादर उस वेपन को डिफ्लेक्ट करके उस डोल को जीत जाते हैं और आखिर में कहते हैं कि तुम्हारे ट्रिक्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और जेंग तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। बाद में हम जेंग को रात को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहां अचानक से उसके ऊपर काफ़ी सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं, लेकिन अपने स्वर्ड की मदद से वो उसे हरा नहीं पाता और लड़ते हुए जेंग को समझ आता है कि उसके वेपन्स की कोई गलती नहीं है और तब वो रियलाइज़ करता है कि एक वेपन की रीच अच्छे टेक्निक्स की मदद से काउंटर की जा सकती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सारे चमगादड़ हार चुके थे, जहां जेंग अपने फादर के साथ एक और डॉल करता है, जहां इस बार अपने नए टेक्निक के साथ जेंग अपने फादर के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। उसके डैड हमला करते हैं, लेकिन जेंग उस हमले को डच करने में कामयाब होता है और आखिर में वो अपने फादर तक को हरा देता है। प्रेजेंट में मुगन और जेंग की फाइटिंग कंटिन्यू होती है, जहां जेंग दोनों के डिस्टेंस को क्लोज करते हुए पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करते रहते हैं, जहां मुगन के सारे अटैक्स को जेंग डच कर रहा था। यहाँ तक एक अटैक की मदद से मुगन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जेंग जीत गया, लेकिन फिर मुगन उठ के कहता है कि शायद मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तभी मुगन एक ऐसा हमला करता है जिससे उसके स्वर्ड के चारों तरफ एक ब्लैक एनर्जी गैदर होती है। यहाँ तक उसके हमले की वजह से जेंग के आर्मर के ऊपर काफ़ी डैमेज आता है, जो देख के जिंग कहती है कि अगर बार बार वहीं पे हमला हुआ तो शायद आर्मर टूट जाएगा। और ये बात मुगन को भी पता थी, जिस वजह से वह वहीं पे हमला करता है और इवेंचुअली वो आर्मर कमज़ोर होकर टूट जाता है। जेंग कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और शायद ही मैं आज तुम्हें हरा सकता हूँ। हालांकि जेंग और मुगन की फाइट काफ़ी देर तक चलती है। जेंग हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता है उसे अपने भाई को बचाना है। हालांकि मुगन उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है और कहता है कि तुम बस फाइट करके अपने आप को मारना चाहते हो और तुम चैन के लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर तुम अपने आप को ही नहीं बचा सकते तो आखिर अपने छोटे भाई को क्या ही बचाओगे। लेकिन जेंग को ऐसा लगता है कि अपनी जान दे के भी अगर मैं किसी और को बचा पाऊं तो मुझे चलेगा। तभी जेंग के एक और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वह एक बेयर से लड़ रहा था, लेकिन उससे लड़ते वक्त वह इंजर्ड हो गया था और जैसे ही उसका ब्लड उसके स्वर्ड तक जाता है तो एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर अनलॉक होता है और स्पेशल एबिलिटी के साथ वो इतना ज़्यादा ताकतवर बनता है कि लिटरली उसे कोई नहीं हरा सकता। हालांकि सही टाइम पे उसके फादर उसे रोकने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसे यूज़ करने से बॉडी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक इस पावर को यूज़ करने से उसकी जान भी जा सकती है। वहीं पे प्रेजेंट में जेंग डिसाइड करता है कि वो उस पावर का यूज़ करेगा। वो अपने हाथों को काट के उस ब्लड को स्वर्ड तक जैसे ही लेता है तो मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट होती है। मुगन इस अटैक को देखते साथ पहचान जाता है कि इस अटैक का नाम ब्लड सैक्रिफाइस है। वहीं पे जेंग बस एक ही अटैक से मुगन को बहुत इंजर्ड कर देता और उसे मारने के बाद जैसे ही हम जेंग को देखते हैं तो उसकी आईज रेड ग्लो कर रही थी और वो बिल्कुल ही एक डीमन की तरह दिख रहा था। सो गाइस यार, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पता है ये एक बहुत ही बड़ा क्लिप एंगर पे मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन यार अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करो। पसंद है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। यार इस वीडियो को 3 बार हाइप ज़रूर से कर देना ताकि इस वीडियोस को थोड़ी सी रीच मिल जाए और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आप आउट ऑफ 10 इस एनए को कितना रेटिंग दोगे। और क्योंकि ये ए आने वाले एपिसोड में काफ़ी अच्छा होने वाला है तो मैं इसे 9 दवें की रेटिंग देना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता हूँ मैं इसके सेकंड पार्ट